नमस्कार दोस्तों। तो ये है पार्ट 2 ऑफ 28 SMA मोमेंटम स्ट्रैटेजी। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स कैसे आए, और इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जो गूगल शीट है जो आपने परचेज़ की है उसको इस्तेमाल कैसे करना है अपने डेली ट्रेड्स के लिए, कब बाइंग करनी है, कैसे बाइंग करनी है, एवरेजिंग, सेलिंग, वो सब कुछ। तो आइए वो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये शीट है जिसमें सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी शीट मिलेगी, जैसा कि मेरे यूजुअली मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया ETF सिलेक्शन। ETF सिलेक्शन के लिए हम हर एक अंडरलाइंग एसेट से एक ETF लेंगे ताकि हमारा डाइवर्सिफाई हो जाए और कोई ओवरलैप ना हो किसी अंडरलाइंग एसेट में। और उसे करने के लिए आप मेरी मास्टर ETF शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मास्टर ETF शीट का लिंक है, जो मैं रेगुलरली हर हफ्ते अपडेट करता हूँ बैकएंड से, जिसमें अगर कोई नया ETF लिस्टेड है वो डालता हूँ, उनकी NAVs क्या चल रही हैं वो डालता हूँ। हर हफ्ते मैं रेगुलरली उसे अपडेट करता हूँ। फिर नेक्स्ट है पर बाय अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैपिटल मैनेजमेंट में आपको डालना है कि ओवरऑल आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी में। यहाँ पे आप डाल देंगे, डेट डालिए किस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं और कितना अमाउंट से आप ओवरऑल स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लाख का एग्जांपल लिया है, तो उस 5 लाख में से 30% तो रिजर्व हो जाएगा एवरेजिंग के लिए। ठीक है, देखिए कोई परफेक्ट फिगर नहीं है कि 30% हो, 20% हो, 50% हो, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट। अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो आपको लगेगा कि 30% भी क्यों हमने रिजर्व किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको एवरेजिंग का कोई साइन ही नहीं आएगा। और अगर मार्केट बियरिश हुआ तो आपको लगेगा यार सिर्फ 30% से क्या होगा, यहाँ तो 50% भी कम पड़ जाए। तो कोई भी परफेक्ट फिगर नहीं हो सकता, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो हमारा पर बाय अमाउंट निकालने के लिए हम एक ओवरऑल फिगर रखते हैं कि ओके मैं इतने तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसमें से 30% शीट रिजर्व कर देगी। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कहाँ पे होता है वो हमारा एवरेजिंग के लिए रिजर्व होता है। बाकी का जो अमाउंट बच गया उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, डिपेंडिंग कि आप कितने मैक्सिमम ETFs होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो देखिए कहाँ पे होगा। तो करंट होल्डिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ जो भी आपने कैपिटल मैनेजमेंट में डाला है फिगर वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख डाला था, वो यहाँ पे आ गया। इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन, अब इसमें अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे ऊपर जो आ रहा है A3 इंटू 0.7, यानी कि 70% इसका अमाउंट हम ले रहे हैं, बाकी 30% नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हम रिजर्व करके रख रहे हैं अपने एवरेजिंग के लिए। और उसे डिवाइड कर दिया है C3 से, जो कि है मैक्स ETFs यू वांट टू होल्ड। तो आप जितने भी ETFs मैक्सिमम होल्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पे डालिए, और उसके बाद आपको फिगर पता चल जाएगा कि अप टू कितना अमाउंट आप पर बाय में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये पर बाय है फर्स्ट बाय के लिए। ठीक है, एवरेजिंग के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कम इन्वेस्ट होता है। अप टू 20% गिरने पर एवरेजिंग आएगी तो जाके इतना इन्वेस्ट होगा। अगर उससे कम परसेंट पे, जो कि मोस्टली होता है कम परसेंट पे एवरेजिंग आती है, उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट कम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ येलो में आप डाल सकते हैं अप टू कितना ETF रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 20 कर देता हूँ तो मेरा ये पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अप टू 20 ETFs तक ही मैं इन्वेस्ट करूँगा। 20 ETF एक बार मैंने बाय कर लिए तो मैं न्यू बाय नहीं करूँगा, उसे रोक दूंगा मैं और सिर्फ एवरेजिंग करता रहूँगा और प्रॉफिट बुकिंग का वेट करूँगा। इस फिगर का मतलब ये है। प्रॉफिट परसेंट टारगेट, तो मैंने जो बैक टेस्टिंग से देखा 3.14% इज़ आइडियल। आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन 3.14% है। और फॉल परसेंट फॉर नेक्स्ट बाय -5%, तो -5% से कम अगर फॉल आ रहा है तो हम नेक्स्ट बाय नहीं कंसिडर करेंगे। उससे ज़्यादा अगर फॉल आया है लास्ट परचेस प्राइस से और ब्रेकआउट आता है तो ही हम एवरेजिंग करेंगे। ये वो फिगर है। फिर हमें यहाँ पे मिलता है स्ट्रैटेजी शीट में न्यू बाय कब करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। एवरेजिंग कब करना है, कितना अमाउंट से करना है, सेलिंग कब करना है, वो सब जो मैंने अभी समझाया वो यहीं पे मैंने आपको दोबारा दिया है ताकि आप कभी भी रिकैप कर सकें। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा ओरिजिनल शीट्स लिंक। तो ये जो शीट है इसमें मैं एनहांसमेंट्स करता रहता हूँ, कई बार फॉर्मूलेज अपडेट करने पड़ते हैं या फिर कुछ और अपडेट करना पड़ता है। तो ओरिजिनल शीट लिंक पे क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे हवर करेंगे, नीचे ये पॉपअप आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी ओरिजिनल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वो नए अपडेट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, मेक अ कॉपी करेंगे और उसके बाद इस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट में डेट आती है ना, ये 10 अप्रैल 2026, ये डेट मत हटाना, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन सी डेट की शीट यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर फ्यूचर में अपडेट करता हूँ तो मैं अपनी शीट के नाम में वो डेट डाल देता हूँ कि वो लास्ट कब अपडेट हुई थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शीट लेटेस्ट है या नहीं है।
ठीक है। उसके बाद मेक अ कॉपी करने पर आपकी एक नई कॉपी बन जाएगी और फिर आप उस शीट को यूज़ कर सकते हैं। अपना डेटा ट्रांसफ़र जो भी अभी तक आपने बाय या सेल किया है उसका डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, उसके नीचे मास्टर ETF शीट का लिंक है। इसमें वो सारे ETFs लिस्टेड हैं जो हमारे इंडियन बाज़ार में अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल ETFs ऑल्सो। तो इसमें आप जाएंगे, यहाँ कहाँ से आप ETF सेलेक्ट करेंगे, तो थोड़ा समय लेता है ये लोड करने के लिए। एक बार लोड हो गया तो राइट हैंड साइड में जाइए, सबसे एक्सट्रीम राइट में ये जो आ रहा है फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ यूनिक ETFs एज पर हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबिलिटी। ये वो ETFs हैं जिनमें कम से कम 1 साल का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने 9 अप्रैल 2025 की डेट डाली है। तो जिस भी ETF का डेटा इससे पुराना होगा हिस्टोरिकली, वो ETF यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे 74 ETFs हैं और ये ETFs हर एक अंडरलाइंग से हैं, मतलब एक अंडरलाइंग एसेट से एक ETF उठाया गया है। तो टोटल 74 अंडरलाइंग एसेट्स हैं, तो 74 ETFs हो गए। तो फिलहाल जो मैं शीट आपको दूंगा ऑलरेडी ये वाले उसमें कॉपीड है, लेकिन फ्यूचर में हर 3 महीने में आप इसे रिव्यू कर सकते हैं और अगर कोई नया ETF ऐड हुआ है और आपकी शीट में नहीं है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। मैं जो लेटेस्ट ETF अभी लिस्टेड हुए हैं उन्हें यूज़ नहीं करने की रिकमेंडेशन देता हूं, इसलिए ये वाली लिस्ट आपको यूज़ करनी है। उसके नीचे बताया है कि बैक टेस्टिंग एक टैब की तरह अवेलेबल है और अगर आपको मेरी मल्टीपल ETF की बैक टेस्टिंग देखनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, वो शीट खुल जाएगी और आप उसे व्यू कर सकते हैं। सोल्ड शीट में जाके देखेंगे तो कौन कौन से बिक गए वो दिख जाएगा, किस में कितने बड़े प्रॉफिट बुक हुए वो दिख जाएगा। और करंट होल्डिंग शीट में देखेंगे तो कौन से अभी भी होल्डिंग में है जब तक मैंने बैक टेस्टिंग की है उस डेट तक, और उनके क्या नोशनल प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं वो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक, ताकि अगर आपको कभी रिव्यू करना हो पूरी प्लेलिस्ट का, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें अलग अलग वीडियोस होंगे, उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा ताकि आप कभी भी जाके क्विकली इस वीडियो को ढूंढ सकें मेरे चैनल पे। और सबसे नीचे है वो लिंक जिससे आप मेरी सारी स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो में जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसे कंपेयर करना है और अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज कैसे सेलेक्ट करनी है, उसका लिंक यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद है स्कैनर शीट। इसमें आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो येलो कलर में आपको ETF के कोड और उनके अंडरलाइंग एसेट दिख जाएंगे। ये आप अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं, कोई ETF ऐड करना हो, डिलीट करना हो, ये येलो वाले एरिया से आप चेंज कर सकते हैं उसको। टॉप में बता देता है कि आपके शीट में कितने ETFs हैं। यहाँ पे ये 100% आ रहा है डेटा प्रोसेस, क्योंकि हर एक ETF का 28 SMA निकाला जाता है 3 दिन के लिए, उसके क्लोजिंग प्राइस निकाले जाते हैं 3 दिन के लिए। तो वो सारा डेटा हर एक ETF के लिए अगर अपडेट हो गया तो ये 100% होगा, अगर किसी के लिए नहीं हुआ तो ये 100% से कम होगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा पूरा आ गया है या अभी कुछ पेंडिंग है, और ये आपको बार बार यहाँ आके चेक नहीं करना पड़ेगा। करंट होल्डिंग में मैंने यहीं पे दे रखा है टॉप में डेटा प्रोसेस कितना है, 100% है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है गूगल फाइनेंस से डेटा लोड नहीं होता है, कम लोड होता है, तो अगर 100% नहीं है एक बार आके यहाँ पे ये जो ETF जहाँ पे लिस्टेड है कॉलम Q में उसे हाईलाइट कीजिए, डिलीट बटन दबाइए अपने कीबोर्ड पे, 5 सेकंड के लिए वेट कीजिए और उसके बाद अंडू बटन दबाइए या Ctrl+Z कर दीजिए, उससे भी अंडू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से डेटा रिफ़्रेश होगा, सारा डेटा पुल किया जाएगा और फिर आप देख सकते हैं, अगर हो सकता है ये कम हो तो 100% पे आ जाएगा अगर सारे ETFs के डेटा अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई कोड गलत होगा या कोई कोड अपडेट हो गया जो आपने अपनी शीट में नहीं चेंज किया है तो ये डेटा आपको नीचे दिखा देगा कहाँ एरर आ रहा है और आप उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीट निकालती है 28 SMA 2 days ago, मतलब 7 अप्रैल को क्या 28 SMA था। तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली आएगा, गूगल फाइनेंस से हम सोर्स करते हैं डेटा। तो यहाँ पे हमने निकाला है 28 SMA 2 days ago यानी 7 अप्रैल का और उस दिन का क्लोज प्राइस, फिर 28 SMA 1 day ago यानी कि कल का 8 अप्रैल का उसका क्लोजिंग प्राइस, और आज क्या चल रहा है SMA और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मैंने इसे अपडेट कर दिया है। अब ये आज की डेट 10 अप्रैल का डेटा चेक करिए आज के लिए, फिर 9 अप्रैल का कल के लिए और 8 अप्रैल का परसों के लिए। इसके हिसाब से शीट चेक करती है कि किस ETF में ब्रेकआउट हुआ है, किस में ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकआउट के लिए शीट चेक करेगी कि किसका क्लोजिंग प्राइस परसों SMA से नीचे था, कल SMA के ऊपर गया और आज भी SMA के ऊपर है, 28 SMA के ऊपर। तो यहाँ ब्रेकआउट में यस लिखा आ जाएगा। उसी तरह ब्रेकडाउन में चेक होता है कि परसों किसका प्राइस SMA के ऊपर था, कल 28 SMA के नीचे और आज भी 28 SMA के नीचे, उसमें ब्रेकडाउन में यस आ जाएगा। ठीक है, और सबसे टॉप में आ जाएगा कि कितनों में यस आ रहा है, कितनों में नो। फिर यहाँ पे मैंने 52 हाई क्लोजिंग प्राइस निकाला है और
करंट प्राइस और 52 हाई क्लोजिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है परसेंटेज वाइज वो निकाला है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। क्योंकि जब इनकी रैंकिंग होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर वो ETF आएगा जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। क्योंकि कई बार एक ही दिन में 10, 12, 15 ETF भी आ जाते हैं, जैसे कल आए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप कहाँ से चेक कर सकते हैं हिस्टोरिकली कितने ETFs आए थे। तो उसके लिए हिस्टोरिकल स्कैनर में आप जाइए, और जैसे कल की डेट अगर मुझे डालनी है 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल की डेट में डालूंगा तो ये चेक करेगा कि कल के हिसाब से कितने बाइंग आए थे। आप देख सकते हैं कल बहुत सारे ETFs बाइंग के लिए आए थे, और जो ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वो टॉप में आ जाएगा। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गिरा है और वो ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, तो हम उसे प्रेफर करते हैं पहले बाय करना। और जो सबसे कम गिरा हुआ है या फिर ऑलरेडी 52 वीक हाई के ऊपर चला गया वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो हमारी प्रेफरेंस रहती है ब्रेकआउट, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है ही है कि ब्रेकआउट पे ही हम बाय करेंगे। लेकिन उनमें भी अगर इतने सारे ETF आ रहे हैं तो मैक्स एक दिन में 4 ETFs आपको बाय करने हैं, उससे ज़्यादा बाय नहीं करने हैं। वो मैंने करंट होल्डिंग में दे भी दिया है कि यहाँ पे मैक्स 4 ही आएंगे, 1, 2, 3, 4। ये अभी आज के हिसाब से दिखा रहा है इसलिए यहाँ पे 1 ही आ रहा है आज, लेकिन 4 भी आ सकते हैं। तो आपको मैक्स 4 ही एक दिन में बाय करने हैं। तो यहाँ पे ETF का कोड आ रहा है, उसका अंडरलाइंग एसेट आ रहा है, उसका करंट मार्केट प्राइस जो कि गूगल फाइनेंस से फेच कर रहा है। ये सेकंड बाय सेकंड अपडेट नहीं होता है, गूगल फाइनेंस में अप टू 20 मिनट्स का डिले रहता है। तो लगभग उसके आसपास का प्राइस होगा जो आपको ब्रोकर में मिलेगा, और उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। क्योंकि शीट को पता है कि आप पर बाय अमाउंट कितना रखना चाहते हैं, और इसे डिवाइड करो करंट मार्केट प्राइस से तो क्वांटिटी निकल के आ जाती है, जो कि आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं अपने ब्रोकर में। और फिर बाइंग को रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक बार बाय कर लिया वो काफ़ी नहीं है, यहाँ शीट में हमें बताना पड़ेगा कि हमने इसे बाय कर लिया है। तो उसके लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैनुअल तरीका है, ये हाईलाइट कीजिए बाय डेट से लेके सजेस्टेड क्वांटिटी तक, इसे कॉपी कीजिए, और फिर यहाँ जो बाय डेट लिखा है, जो लास्ट ब्लैंक रो है वहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, हमेशा पेस्ट करते हुए वैल्यूज़ ओनली कीजिएगा। और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब शीट को पता है हमने इसे बाय कर लिया। अब देखिए न्यू बाय से वो हट गया, क्योंकि हमने उसे बाय कर लिया है तो दोबारा तो बाय करना नहीं है, इसलिए शीट उसे हटा देती है। तो अगर यहाँ पे 4 ETFs आ रहे होते, आपने चारों बाय कर लिए, उसके नेक्स्ट ETFs भी यहाँ पे आ जाएंगे अगर और बाइंग के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको ये खुद से ध्यान रखना है कि भाई कैपिटल तो लिमिटेड है, बाइंग के लिए तो हो सकता है एक दिन में 20-30 भी आ जाए, लेकिन हमारा कैपिटल लिमिटेड है तो हमें उतना ही बाइंग करना है जितना हमारा कैपिटल अलाउ करता है। तो मैक्स 4 बाय कीजिए, उससे भी ज़्यादा अगर आप कैपिटल की आपको इतनी चिंता नहीं है और आप इस लिमिट के अंदर हैं, मैक्स ETFs यू वांट टू होल्ड 30 रखा है, जब तक आप 30 बाय नहीं करते आपके पास पूरी छूट है कि आप 30 तक एक दिन में भी बाय कर लें, अगर आप उस तरह का कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बाइंग आई है तो कई सारों में एवरेजिंग भी आएगी, तो 30% तो हमने रिजर्व कर रखा है एवरेजिंग के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम बाइंग को लिमिट करके चलिएगा। मैक्स 4 बाय काफ़ी होंगे एक दिन में बाय करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल तरीका बाय रिकॉर्ड करने का, लेकिन इसे मैंने ऑटोमेट कर रखा है ताकि ह्यूमन एरर ना हो और आपके लिए आसानी हो। तो उसके लिए क्या है, मैंने ऐप स्क्रिप्ट के बटन दे रखे हैं। जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं, मेरी शीट्स को यूज़ करते हैं, उनको पता होगा ये ऐप स्क्रिप्ट के बटन क्या हैं। तो एक बार आपने ब्रोकर में बाय कर लिया और इसको रिकॉर्ड करना है अपनी शीट में, तो यहाँ बाय न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अप टू 4 ETFs हैं वो सब बाय होने के बाद यहाँ बाय न्यू करते ही वो देखिए वो कॉपी हुआ और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज़ हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिहाइंड द सीन ऐप स्क्रिप्ट यही कर रही है कि आपका डेटा कॉपी पेस्ट कर दे रही है। यहाँ पे मैनुअली ना करके ये ऑटोमेट हो गया है। उसी तरह किसी दिन बिड आया तो वो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि कौन सा बिड करना है आपको ETF, और बिड बटन पे क्लिक करने पे वो फाइंड करेगा कि उस ETF की एंट्री कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मोर रियलिटी में बिड आता है तो ऐसे नहीं है मोर रियलिटी की एंट्री वो लास्ट रो में करेगा, मोर रियलिटी के जस्ट नीचे हमें एंट्री करनी होती है ताकि सेम ETF साथ में रहें। तो मोर रियलिटी की अगर मैं मैनुअल एंट्री कर रहा हूँ, मैं उसके नीचे क्लिक करूँगा यहाँ रो नंबर पे और इंसर्ट 1 रो अबव करूँगा। उससे क्या होगा, एक खाली रो इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे मैं मोर रियलिटी की एवरेजिंग की एंट्री कर दूंगा। और यही चीज़ वो मैनुअली करता है। बिड बटन दबाने पे वो ढूंढता है कि मोर रियलिटी की एंट्री कहाँ पे है, वहाँ जाके रो इंसर्ट करेगा और वहाँ पे उसका डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा, क्योंकि वो डेटा यहाँ आ रहा होगा बाय डेट, ETF कोड, अंडरलाइंग CMP, सजेस्टेड क्वांटिटी, और वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और उसी तरह सेलिंग जब आएगी, एक बार मैं सिमुलेट कर देता हूँ, अभी कोई सेलिंग नहीं आई, क्योंकि सेलिंग तभी आएगी जब
हमारे बाय किए हुए ETF में ब्रेकडाउन आता है। आज किसी में ब्रेकडाउन नहीं आया है, किसी में कोई टारगेट नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन 100 का मैंने ETF यहाँ पे डाला है, 22 दिसंबर 2025 को बाय किया था। इसमें आप राइट में देखें तो गेन परसेंटेज 8.26% है और हमारा टारगेट है 3.14, यानी उससे ऊपर है। लेकिन क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन नहीं आया है, ये अभी ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें सेलिंग का सिग्नल नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन ब्रेकडाउन आएगा और ये 3.14% के ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली सेलिंग का सिग्नल आ जाएगा। अभी सिमुलेशन के लिए मैं मैनुअली उसे यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो जिस दिन सेलिंग का सिग्नल आएगा, ये सेल प्राइस, सेल डेट, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे और उस ETF की सारी रोज़ ग्रीन कलर में हाईलाइट भी हो जाएंगी, ताकि आपको पता हो कि कितनी रोज़ हैं उसकी, कितनी बार आपने बाय किया है। इसको मैंने एक ही बार बाय किया था और इसको सेलिंग में रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि शीट को पता चल जाए अब हम इसे सेल कर चुके हैं, होल्ड नहीं करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको मैनुअली करना है तो जो ग्रीन पोर्शन है उसको हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए, सोल्ड शीट में जाइए और यहाँ बाय डेट के नीचे राइट क्लिक, जो भी लास्ट ब्लैंक रो है, और पे स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, ठीक है। ये सारा डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली शीट निकाल लेगी कि आपके होल्डिंग डेज कितने थे जब से आपने पहला बाय किया और जब सेल किया, प्रॉफिट आपने कितना अमाउंट बुक किया, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अगर आप ब्रोकरेज को ट्रैक करना चाहते हैं तो मैनुअली आप ब्रोकरेज यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं कि बाय करने और सेलिंग करने में ब्रोकरेज प्लस DP चार्जेस कितना लगा। इनकम टैक्स शीट STCG के प्रेजेंट कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल लेती है कि 20% आपके प्रॉफिट पे प्लस उस पर 4% सेस वो निकल जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है उसका। और इनकम टैक्स और ब्रोकरेज के बाद आपका कितना प्रॉफिट बच गया, उसमें से अगर आप सेल्फ डिविडेंड पे करना चाहते हैं, अगेन ये मेरे गुरुजी महेश सर का कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ अपने खर्चे के लिए निकालते भी रहें। तो यहाँ पे आप परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं कि इतना खर्चा मुझे निकालना है। तो यहाँ मैंने 10% डाला हुआ है, आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं निकालना है तो इसे 0% कर दीजिए, अगर आपको ज़्यादा निकालना है तो 10 से 20, 25 जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। शीट यहाँ पे वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेगी और फिर उसके बाद सारा खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट में से ब्रोकरेज, इनकम टैक्स और डिविडेंड पेड टू सेल्फ वो निकालने के बाद कितना अमाउंट बच गया उसे हम कहते हैं ग्रोथ अमाउंट। तो 684 ग्रोथ अमाउंट बच गया। इसको हम अपने री इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं ताकि हमारा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आए। और ये कैसे होता है, करंट होल्डिंग शीट में आप देखेंगे अब वो 5,684 बन गया, क्योंकि 5 लाख तो हमने अमाउंट कैपिटल मैनेजमेंट में डाला था, उसमें 684 और ऐड हो गया। अब उसके हिसाब से 30% रिजर्व किया जाएगा और उसे 30 से डिवाइड करके पर बाय अमाउंट निकाला जाएगा। तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ये पर बाय अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, ताकि आपका नेक्स्ट प्रॉफिट और बड़े अमाउंट से हो। तो इस तरह से यहाँ पे कंपाउंडिंग होगी। अभी मैंने मैनुअली सेलिंग रिकॉर्ड कर ली तो सोल्ड शीट में डाल दिया। अब यहाँ से मुझे मॉन 100 को राइट क्लिक करके डिलीट रो कर देना है ताकि वो डिलीट हो जाए, क्योंकि अब मैं उसे होल्ड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोल्ड में डालने के बाद करंट होल्डिंग से डिलीट कर देना है। तो ये मैंने मैनुअली किया था, अभी मैं आपको ऑटोमेटिकली करके दिखाता हूँ। एक बार इसकी डिलीट कर देता हूँ एंट्री। अब यहाँ पे आ रहा है एलिजिबल फॉर सेलिंग 1, एक ETF हमारा सेलिंग के लिए एलिजिबल है। अब मैं सेल बटन पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने मैनुअली किया था वो एक्शन शीट ऑटोमेटिकली करेगी। उसने हाईलाइट करके कॉपी करके डेट को सोल्ड शीट में पेस्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन एरर्स नहीं होंगे आपके और आसानी से आप अपनी शीट को मैनेज भी कर पाएंगे। तो अब देखिए वो सेल हो गया और यहाँ से जा चुका है और सोल्ड शीट में हमारे पास आ चुका है। तो ये फ़ायदे हैं ऐप स्क्रिप्ट के। अगर कभी आपके प्राइसेस नहीं आ रहे हैं तो आप ये रिफ़्रेश बटन यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से सारे ETF यहाँ से हटते हैं और 2 सेकंड बाद वापस आ जाते हैं, उससे प्राइसेस रिफ़्रेश हो जाते हैं। कई बार होता है कि प्राइसेस लोड नहीं हो पा रहे होते हैं, तो ये रिफ़्रेश बटन उस केस में यूज़ कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, तो सोल्ड शीट में आपको यहाँ राइट हैंड साइड में एक टेबल भी मिलेगा जहाँ पे आपको मंथली समरी मिलेगी कि किस मंथ में आपका कितना प्रॉफिट हुआ, मैक्स अमाउंट कितना तक इन्वेस्ट हुआ था ओवरऑल आपके स्ट्रैटेजी में उस मंथ में, उसके हिसाब से आपने परसेंटेज प्रॉफिट कितना बनाया मैक्स इन्वेस्टेड पे, और आपका एनुअलाइज परसेंटेज क्या चल रहा है, और XIRR भी आपको निकल के शीट देगी जो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और स्टार्ट डेट भी शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी जिस दिन आपने स्टार्ट किया अपनी ये स्ट्रैटेजी को। तो दोस्तों ये है गूगल शीट। अब मैंने इसमें कुछ नए एनहांसमेंट्स आपके लिए किए हैं, वो आपको बता देता हूँ कि क्या नए फीचर्स मैंने आपके लिए डाले हैं इसमें। तो सबसे पहला फीचर है कस्टमाइजेबल SMA। तो हमने ये स्ट्रैटेजी देखी कि हम 28 SMA के साथ यूज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं।
अगर किसी वजह से आपको 28 SMA की जगह कोई और सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, लाइक 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA, स्कैनर शीट में आप जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएंगे, मैंने इसे राइट हैंड साइड में दिया है ताकि सभी ना करें, जो एडवांस यूज़र हैं जिन्हें करना है वो राइट साइड में स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे देखिए SMA ड्यूरेशन, और येलो कलर में मैंने दिया है 28, जो कि प्रेजेंट है कि हम 28 यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 50 SMA करना चाहते हैं, यहाँ 50 टाइप कीजिए और यहाँ देखिए 50 SMA 2 days ago, और उसकी कैलकुलेशन अब हो रही है। फॉर्मूला मैंने इस तरह लगाया कि जो भी आप SMA यहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन होके आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या बाइंग सिग्नल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वापस 28 कर देता हूँ। तो ये हो गया पहला एनहांसमेंट कस्टमाइजेशन के लिए। दूसरा एनहांसमेंट मैंने किया है सिंपलर ऐप स्क्रिप्ट ऑथराइजेशन। तो ये जो बटन्स मैंने आपको दिखाए, बाय करने का, सेल करने का, बिड करने का, रिफ्रेश करने का, ये ऐप स्क्रिप्ट से चलते हैं। तो पहले जब आप शीट को कॉपी करते थे और पहली बार बटन क्लिक करते थे तो मल्टीपल स्टेप्स आते थे आपको ऐप स्क्रिप्ट को ऑथराइज करने के लिए। अब सिंपली आप जब क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, उस पर एक बटन दबाना है कंटिन्यू का और आपकी ऐप स्क्रिप्ट ऑथराइज हो जाएगी। क्योंकि मैंने इस ऐप स्क्रिप्ट को सिर्फ इस शीट तक लिमिट कर दिया है ताकि वो आपकी गूगल ड्राइव को एक्सेस भी ना करे, ठीक है। वो वाला मैंने इसमें एनहांसमेंट लगा दिया है। तो उससे अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं, प्लस ऐप स्क्रिप्ट की ऑथराइजेशन और भी सिंपल हो गई है। नेक्स्ट एनहांसमेंट मैंने किया है FAQ टैब। तो आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे आपको कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आप कमेंट्स में पूछते हैं या फिर ईमेल करते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे जो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप इस FAQs टैब में शीट के अंदर ही देख पाएंगे। तो बिहाइंड द सीन्स एक शीट है जहां मैं FAQs को अपलोड करूंगा, मतलब क्वेश्चन आंसर सब मैं टाइप करूंगा, लेकिन जिस स्ट्रैटेजी का FAQ है वो ऑटोमेटिकली उस शीट में आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसी शीट में ये इंट्रोड्यूस किया है, फ्यूचर में और शीट्स में भी ऐड करूंगा अगर अच्छा लगता है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको टॉप में आ जाएगा किस डेट को कौन सा वीडियो मैंने रिलीज़ किया, उस वीडियो में क्या क्या कवर हुआ था। जैसे आज का वीडियो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ये डेट मैं चेंज कर दूंगा 10 अप्रैल को। यहाँ पे URL मिल जाएगा आपको और उस वीडियो में क्या क्या कवर हुआ है वो टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्लस FAQs, जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये जो शीट है मैं FIFO में आपको दे रहा हूँ जिसमें हम सारी यूनिट्स एक साथ बेचते हैं, लेकिन कई सारी मेरी शीट्स हैं जो LIFO में अवेलेबल हैं। जैसे मल्टीपल परचेज हम करते हैं तो जो लास्ट वाला हमने परचेज़ किया उसे पहले सेल करते हैं, तो वो LIFO कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन, इज LIFO वर्जन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कमिंग? मेरा आंसर है नॉट येट प्लान्ड, वी विल मोस्ट प्रॉबेबली स्टे विद FIFO वर्जन ओनली फॉर दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में एवरेजिंग इस तरह से डिज़ाइंड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब फॉल आता है तो हम इसमें LIFO उतना कारगर नहीं होगा। फिलहाल हम इसे FIFO में ही यूज़ करेंगे। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बिहाइंड द सीन्स इसे अपडेट कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, बिफोर चेकिंग दिस शीट द डेटा नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, फॉलो द स्टेप्स बिलो, डिलीट द URL गिवन इन D2। राइट हैंड साइड में आप ये देख रहे हैं येलो में D2 में URL है, इसको क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, कुछ सेकंड के लिए अप टू 5 सेकंड्स वेट कीजिए और अनडू कर दीजिए। ये शीट रिफ्रेश होगी, पीछे से डेटा पुल करेगी मेरी जो मेन शीट है, और लेटेस्ट FAQs वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी मैंने ऐड किए हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये नया एनहांसमेंट आपको पसंद आएगा, क्योंकि राइट इन द शीट आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स क्या हैं। और फिर इसी तरह से हमारी चेंज लॉग शीट काम करती है। तो जब जब इस शीट में मैं कोई अपडेट्स करता हूँ, किस दिन मैंने अपडेट किया, क्या अपडेट किया, उस अपडेट के पीछे रीज़न क्या था, कौन सी शीट अपडेट हुई, अगर कोई ऐसा सिंपल अपडेट है तो मैं डाल देता हूँ कि सेल नंबर इतना, उसमें क्या पुराना फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला, मोस्टली फॉर्मूलाज ही अपडेट होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि बिना शीट की पूरी कॉपी बनाए आप सीधा सीधा उस सेल नंबर में जाके नया फॉर्मूला डाल दें और आपकी शीट अपडेट हो जाए। लेकिन कई अपडेट्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें मल्टीपल स्टेप्स करने होते हैं, तो वहाँ पर मैं डैश 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 डाल देता हूँ। मतलब उस अपडेट के लिए आपको एक न्यू कॉपी बनानी होगी ताकि आपको वो अपडेट्स मिल जाए। तो जब जब मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे वो डेट वाइज अपडेट आपको दिख जाएंगे। तो इसे रिफ़्रेश करने के लिए D2 पे अगेन यहाँ क्लिक किया, डिलीट किया और कुछ सेकंड बाद अनडू करेंगे तो ये मेरी बैकएंड शीट से डेटा पुल करके आपको दिखा देगा कि इसमें लेटेस्ट अपडेट्स क्या हुए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी नई स्ट्रैटेजी 28 SMA मोमेंटम इन ETFs। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी स्ट्रैटेजी। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है फॉलो करना। तो अगर आपको भी पसंद आई है स्ट्रैटेजी और आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो इसका परचेज़ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और शीट का
कॉपीएबल लिंक आपको ऑटोमेटिकली परचेज़ के बाद मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछिए या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें जल्द से जल्द आंसर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उससे मेरे वीडियोस को बूस्ट मिलता है। जो व्यूज़ बहुत डाउन चले गए हैं वो थोड़े अप आएंगे ताकि मैं अपना चैनल कंटिन्यू कर पाऊँ। तो प्लीज़ 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 लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। तो इसी के साथ अभी चलता हूँ दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।